हाँ बच्चों, तो कल हम लोग 2 बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला लोग पढ़े थे। अब उसमें एक पॉइंट था F बराबर कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यह था। ये जो स्मॉल के था इसका डिटेल आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल। ठीक है। अच्छा, अब आज हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, ये एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, और कैपिटल के क्या है? जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युता। चलो, तो आज की हेडिंग बनती रहेगी वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो चलिए शुरू करें इसको। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और डिटेल कर लीजिए। अब जैसे देखो बेटा, ये अब जैसे कोई भी दो चार्ज है, ठीक है ना? ये था Q1 और ये है Q2, R डिस्टेंस पर है। अब ये किस मीडियम में रखा, तो हम लोग मान लेते हैं ये किस मीडियम में, पहले वायु में, एयर में, तब ये फोर्स क्या हो जाएगा? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, फिर ये Q1 Q2 अपॉन R। ठीक। अच्छा, अब ये जो आपका रहेगा पूरा ये एप्सिलॉन 0 के, ये किस मीडियम में है? वायु में। तो इस पूरे को एक साथ बोल सकते हैं लोग वायु की वैद्युतशीलता। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा अभी इस पे। जैसे बुक में आपको मिलेगा कि भाई वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, वायु के केस में के का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? जब वायु के लिए के का मान 1 लगेगा तो एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग को दोनों में रिलेशन बताना। थोड़ा सा रिलेशन से पहले परावैद्युतांक का डिटेल। कल मैं ये बताया था के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक। अच्छा, तो चल अब जैसे हम एक अलग से लिख रहे हैं परावैद्युत माध्यम। अब जैसे परावैद्युत माध्यम का सेंस क्या है, इसी से हम लोग, जैसे मैंने ये पहले बोला कि परावैद्युतांक और वैद्युतशीलता दोनों ही जिस मीडियम में आवेश रखे हैं उस माध्यम का एक गुण है। ठीक, एक प्रॉपर्टी है माध्यम का। ये कैसा गुण है, इसी को हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करें। अब जैसे परावैद्युत माध्यम को आप दिमाग में ये समझिए, कुचालक पदार्थ जितने भी। अब कुचालक पदार्थ क्या होता है? थोड़ा बहुत टेंशन पड़े होंगे आपको, जिसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो न होने पाए, वैद्युत धारा वाले होना। अच्छा, तो परावैद्युत माध्यम मतलब कुचालक पदार्थ हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो, अगर हम पूछें आपसे कि वैद्युत धारा किसमें बहुत आराम से चल सकता है, किसमें बहुत कठिन से चल सकता है। बच्चे हमारे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे वायु वैद्युत का कुचालक होता है, मतलब वायु में धारा नहीं बह सकती है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है, जैसे कोई सड़कों पे 10,000 20,000 वोल्ट का वायर जा रहा है, उसके आसपास भी खड़े होंगे तो भी करंट फ्लो होता है, खींच लेता है। तो ये वोल्टेज के ऊपर भी रहता है। तो अब जैसे
अब जैसे परावैद्युत माध्यम ऊर्जा प्रदार्थ हो गया। अगर हम बोले वायु के लिए परावैद्युतांक, वायु के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा, तो वायु में इलेक्ट्रिक बहुत तकलीफ से फ्लो होता है। और यही अगर हम लोग बोल दें किसी चालक के, अब चालक में क्या है? कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब चालक में आता है। चालक के लिए के का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। चालक के लिए के का मान क्या होता है? अनंत होता है। अच्छा, अब जितने भी बाकी कुचालक पदार्थ, दिमाग में रखिएगा, कुचालक पदार्थ सब इसके बीच में ही आए। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया, और कागज हो गया, वगैरह दिया हुआ है सब, ये सब परावैद्युत पदार्थ होते हैं। तो अब ध्यान दो, तो जो के का मान होता है 1 से लेके अनंत तक होता है। इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो अब आप देख रहे हो कि 1 से कम मान होता नहीं है, और वायु के लिए के का मान 1 होता है, और किसी चालक के लिए के का मान अनंत। अब अपना खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाओ, एक तरफ वायु और एक तरफ कोई चालक पदार्थ, इनके बीच का डिफरेंस में क्या है? तो वायु में सबसे तकलीफ होगा वैद्युत धारा जाने के लिए, और चालक में एकदम आराम से चलेगा। अब बाकी जितने भी मीडियम रहेंगे सब क्या मान 1 से अनंत के बीच में होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि परावैद्युत माध्यम मतलब जितने कुचालक पदार्थ। अच्छा, और जैसे परावैद्युतांक का कॉन्सेप्ट क्या है? परावैद्युतांक आप ये बोल सकते हो हमारी ओर से, परावैद्युतांक का सेंस है कि किसी पदार्थ में कितनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये पता है कि जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे करंट उतना ही आसानी से फ्लो होगा, जितना ही कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही तकलीफ से करंट फ्लो होगा। लेकिन क्योंकि पता है कि वायर में भी करंट फ्लो हो सकता है। अब जनरली लकड़ी कुचालक होता है, लेकिन कुछ इस लकड़ी से अगर बहुत हाई वोल्टेज का अगर वो टच करेंगे वायर को तो करंट आ जाएगा। तो परावैद्युतांक आप लोग समझने के लिए बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परावैद्युतांक का मीन्स क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आपको ये पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी चालक में क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत। जबकि अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन घटते जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखो ये एकदम एकमिनट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यही है कि जिसमें वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लो आराम से होगा, उसका परावैद्युतांक क्या होगा? बढ़ता जाए। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसपे भाई, अब जैसे वायु के लिए 1 है, वायु ज्यादा तो है नहीं, लेकिन स्पेशल केस में वायु में इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है। तो आप बच्चे बस 2 चीज यहाँ पर दिमाग में रखें। परावैद्युत माध्यम मतलब क्या समझेंगे? कुचालक पदार्थ। अब उसमें तमाम आदमी दिया होगा, प्लास्टिक हो गया, बर्फ हो गया, कागज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तमाम एग्जाम्पल है। अच्छा, तो परावैद्युत माध्यम मतलब कुचालक पदार्थ, और परावैद्युतांक का सेंस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये ध्यान रखिएगा, वायु के लिए परावैद्युतांक 1, जबकि किसी चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनंत। तो 1 से लेकर अनंत तक के बीच। अब रही बात वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन, इसको समझने के लिए आप बोल सकते हो कि भाई वैद्युत के चलने की पॉसिबिलिटी कहां पे आता है? ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे इसका फार्मूला पढ़े होंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 फैक्टर के का मान ज्यादा होगा तो एप्सिलॉन का मान भी ज्यादा होगा। ये एप्सिलॉन 0 तो फिक्स है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निश्चित है, निर्वात
या वायु की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो यहां पर क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। हाई एप्सिलॉन क्या है, बल्कि इसको हम और डिटेल लिख रहे हैं। जैसे वैद्युतशीलता है ना, ये एप्सिलॉन को आप लिखिए किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। एप्सिलॉन जीरो के, एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अब कैपिटल के क्या है, जिस माध्यम की वैद्युतशीलता उसी माध्यम का परावैद्युता, उसी माध्यम का परावैद्युता। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे वैद्युतशीलता और परावैद्युता में क्या रिलेशन है, कोई भी माध्यम, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर, ये तो फिक्स है निर्वात की वैद्युतशीलता। और कैपिटल के क्या रहेगा, जिस माध्यम की ये वैद्युतशीलता उसी माध्यम का ये परावैद्युता। अब यहां आपको पता होगा के का मान ज्यादा होगा तो एप्सिलॉन का मान ज्यादा। अच्छा, तो ये रहा आपका परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक ये। अब थोड़ा सा इधर आइए, हाँ ये थोड़ा सा हम बीमा यूनिट पे कम चर्चा करते हैं 12th में, क्योंकि ये 11th में इकट्ठे से पढ़ा देते हैं। बेस वही है कि किसी भी चीज का बीमी सूत्र या यूनिट निकालना हो, उसका फार्मूला लिखिए, कैलकुलेट करिए। यहाँ शुरुआत में थोड़ा सा हम चर्चा कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, जैसे आपको ये कैपिटल के का मात्रक निकालना है, ठीक है ना, तो चूंकि F इक्वल टू कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, तो के बराबर यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब सबका यूनिट लिख दो। F का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, R स्क्वायर, R क्या है, डिस्टेंस था, तो ये हो गया R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। बहुत ज्यादा मात्रा का चर्चा नहीं, बस वही जो 11 से है आपका पाला चैप्टर, उसी के बेस से निकाल। अच्छा, तो अगर ये माध्यम वायु रखा है, वायु के इसकी चर्चा की है क्या, हाँ, अगर वायु मीडियम है तो आपका के का वैल्यू क्या होता है, 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक है ना। और मात्रक आपके सामने है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ये वायु के केस में है, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा, अब इसी की सहायता से अगर आपको एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है तब तो ठीक है, फार्मूला वाई लिखो। अब देखो, ये जैसे के का वैल्यू आ गया, तब इसी के को हम लोग बोल सकते हैं वाई के केस में, ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि वाई है तो कैपिटल के का मान 1 हो गया, यूनिट वही रहेगा आपका। तो के का देखो, वाई के केस में ये इतना होता है, ये यूनिट रहा, यूनिट भी एप्सिलॉन जीरो कैलकुलेट हो जाएगा, ये बराबर कितना। अब इसको हम लोग एप्सिलॉन जीरो का मान निकालते हैं, तो 9 गुणे 10 घाते 9 बराबर हो गया 1। अब यूनिट कहां छोड़ रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन। देखो, अगर 4 पाई एप्सिलॉन जीरो का आपको यूनिट निकालना है तो यहीं से हम लोग निकालेंगे, ये बराबर कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट पे बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो यहां से एप्सिलॉन जीरो का मान निकालो, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 घाते 9। इसी को कैलकुलेट करोगे तो
8 पॉइंट समथिंग करके आता है, ये क्वेश्चन से दिया था, आपको याद कर लीजिए 8.8 ये एप्सिलॉन 0 इतना ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट अब तो नहीं मिस हुआ है। हाँ, तो अब इसका एक पिक आप लोग ले लीजिए। अब तो कोई पॉइंट छूटा नहीं इसमें। अब हम लोग पिक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। पिक हो गया ना? अच्छा, ऐसा है आपके बुक में से हो सकता है हमारा पढ़ाने का सीरियल इधर उधर है। अब आगे बुक में दिया होगा कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर से साथ क्या रिलेशन है, तो इसी चैप्टर के हम लास्ट में एक ऐसा मेथड देंगे, जैसे आपका वेक्टर में तमाम वेक्टर है। अब ये बल के लिए एक बार लगाया है, तो एक बार वैद्युत क्षेत्र के लिए, तो हम किसी भी वेक्टर का कोई भी पॉइंट है, अगर उस पर तमाम, चाहे कई बल हो, चाहे कई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, कोई भी वेक्टर अगर एक्टिव है तो उसका कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं एक साथ मिलेंगे इसी चैप्टर के लास्ट में। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अब जैसे हम देखें, कोई भी दो आवेश है, एक अगर या तो आकर्षण करेंगे या तो प्रतिकर्षण होगा। तो अब थोड़ा सा ये ध्यान दो, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश, ठीक है। अब अगर दूसरा आवेश बहुत दूर रहेगा तो क्या ये उसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा? क्या नहीं लगा पाएगा। एक इससे एक निश्चित कोई दूरी होगी कि वहां पर कोई आवेश रखेंगे तभी आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश, चाहे आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। अब कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण आपको पता है, तो बस वैद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन ये है। किसी बिंदु आवेश के चारों, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसका बाउंड्री लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पे कोई आवेश क्यू डैश रखेंगे तो ये आकर्षण बल नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे इसके बाउंड्री लाइन के अंदर आएंगे तो तुरंत या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इसके चारों का वही क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक हम जो बता रहे हैं किसी हिसाब से समझिएगा, जल्दी से नोट करिए, मैं बोल रहा हूं। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश, एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग से चलता है वही मार्ग वैद्युत बल रेखा का, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? किसी बिंदु आवेश के का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस रास्ते से, जिस मार्ग से चलेगा वही मार्ग वैद्युत बल रेखा।
अब हम यहां पे एक वर्ड यूज किए हैं, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। देखो बेटा, जब ये विशेष ध्यान देना, जब भी इसे परीक्षण आवेश होता क्या, मैं लिख ही दे रहा हूं, आवेश की कम से कम जितनी मात्रा लेना संभव है, अल्प से अल्प मात्रा जो आवेश का रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिंग चार्ज या परीक्षण। जितना कम कर सकते हैं। क्यों ऐसा, अभी आने वाले टॉपिक में मिलेगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसी कारण से टेस्टिंग चार्ज कम से कम लिया जाता है। तो परीक्षण आवेश क्या होगा, आवेश की कम से कम मात्रा, अल्प से अल्प मात्रा। अब जनरली अगर और भी आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश की चर्चा होगी, लेकिन और अन्य जगहों पर टेस्टिंग चार्ज आप प्लस में ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो। टेस्टिंग चार्ज को जनरली Q0 से शो करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब तो ध्यान ये देना कि और आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियल वैल्यू, विभव वैल्यू, क्षेत्रफलता वगैरह तमाम पढ़ेंगे, तो वहां पर धन भी ले सकते हो, ऋण भी ले सकते हो। लेकिन जब भी वैद्युत बल रेखा को एक्सप्लेन करना रहेगा तो टेस्टिंग चार्ज फिक्स है, हमेशा क्या लिया जाएगा, धन ही लिया जाएगा। तो वैद्युत बल, केवल वैद्युत बल रेखा के केस, वैद्युत बल रेखा को एक्सप्लेन करने के लिए परीक्षण आवेश हमेशा क्या रहता है, प्लस की। बाकी आगे में हम माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन इसका डिफिनीशन इसी पर है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा अब फिर से मैंने बोला, ध्यान रखो, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस रास्ते से चलेगा वही मार्ग, वही रास्ता क्या कहलाएगा, वैद्युत बल। जस्ट लाइक है, जैसे मान लो ये कोई आवेश है, हमने मान लिया कि ये प्लस है, ठीक। अब इसी के कारण वैद्युत बल रेखा हमको खींचना, तो चलो भाई, ये तो धन Q आवेश है, ये आवेश रखा है, ध्यान रखिए। अब इसके कारण हमको वैद्युत बल रेखा खींचना है इसका, तो क्या करेंगे, टेस्टिंग चार्ज लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, टेस्टिंग चार्ज क्या होगा, Q0, अल्प से आवेश की अल्प से अल्प मात्रा, मिनिमम क्वांटिटी आवेश की जरूरत है। तो जब भी हम बोले टेस्टिंग चार्ज, तो आप समझो कि आवेश का जितना मिनिमम वैल्यू हो सकता है। अच्छा, तो Q0 आवेश ले लिया, ये फिक्स है, इसके लिए ये धन रहेगा। अब जैसे इसका वैद्युत बल रेखा खींचना है, तो ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग चार्ज रखो, धन Q0। अब देखो, ये इसके कारण खींचना है, ये धन है। अब टेस्टिंग चार्ज यहाँ पे धन होता है, धन खींचेंगे, धन क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो ये धन को क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा। यहाँ रखेंगे धन Q0, ये अपने से दूर भगाएगा। यहाँ धन Q0 रखेंगे, अपने से दूर भगाएगा। यहाँ धन Q0 करेंगे तो ये धन प्रतिकर्षण, ठीक। यहाँ प्लस Q0 रखो, यहाँ अपने से दूर भगाएगा। यहाँ प्लस Q0 रखो, ये अपने से दूर भगाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्लस, ये टेस्टिंग चार्ज रखेंगे प्लस Q0, तो ये धन इस धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षण, ठीक। अब ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, आपका वैद्युत बल रेखा। क्या दिख रहा है, अगर धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा खींचना है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर की ओर। अब ये चीज आप जुबान में कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर की तरफ होता है, ठीक। अच्छा, आइए थोड़ा सा इसकी चर्चा। अब देखो, जैसे ये आवेश कम से कम क्यों होता है, मैंने यहां पर बोला था ना, ये जो प्लस Q आवेश है, जैसे डिफ्यूजन में क्या होगा, किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश जिस नाम से चल रहा है। अब देखो, हमको ये जो धन Q आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है,
उसके कारण ये वैद्युत बल रेखा खींचना है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र हमको पढ़ा, कोई भी आवेश है उस आवेश के चारों ओर का एक एरिया रहेगा वैद्युत क्षेत्र का। तो हमको खींचना है इस Q आवेश का वैद्युत बल रेखा। अगर ये Q0 आवेश तो इसका मान कुछ ज्यादा होगा तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, उसी में हमको बल रेखा खींचना है। इसका मान अगर ज्यादा होगा तो इसके खुद के कारण भी तो कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इस आवेश को हम कम से कम रखें। दूसरी चीज, अब जैसे ये आवेश ज्यादा, इसकी तुलना में बहुत कम है, भाई ये ज्यादा रहेगा ये कम रहेगा, इसका वेट ज्यादा इसका वेट बहुत कम है, तभी ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रत्यावर्तित करेगा। इसीलिए इसको कम रखें, ठीक है। अच्छा, तो वैद्युत बल रेखा में क्या देखा आपने, धन आवेश है तो इसके कारण वैद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर की। अब मान लो यही अगर ऋण आवेश है, ऋण Q आवेश है, इसके कारण वैद्युत बल रेखा खींचना, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगाओ, स्वतंत्र बल परीक्षण ले लो, टेस्टिंग चार्ज रख लो यहाँ पर, धन Q0। अब इस ऋण Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल रेखा खींचना। अब ये ऋण आवेश की टेस्टिंग चार्ज हमेशा ही रहता है, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर जाएगा, ऐसे यहाँ पे रखेंगे धन Q0, यह आकर्षित करेगा, यहाँ धन Q0 रखेंगे, यह आकर्षित करेगा, यहाँ धन Q0 रखो, यह आकर्षित करेगा, यहाँ धन Q0, ये इसका वैल्यू कम होता है, कम इसका वैल्यू ज्यादा, इसकी तुलना में ये बहुत ही कम होना चाहिए, इसीलिए इसको टेस्टिंग चार्ज, क्योंकि ये कम रहेगा तभी इसको अपने आराम से खींच लेगा। इसी कारण को वैद्युत क्षेत्र माना जाएगा, इसके कारण ऊपर वैद्युत क्षेत्र नगण्य। तो रिजल्ट क्या फाइनल मिल रहा है, ऋण आवेश है तो इसके कारण वैद्युत बल रेखा ऋण की ओर आ रहा है, जबकि धन आवेश है, धन आवेश से। अब बेटा ये चीज एकदम जुबान कि जो वैद्युत बल रेखा, तो वैद्युत बल रेखा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी जो है, अभी इसका बल रेखाओं के गुण की चर्चा होगी। तो पहली चीज, वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की। तो मान लो कहीं पर भी ये धन है और ये आपका ऋण, ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत बल रेखा धन आवेश से दूर की ओर और ऋण आवेश की, ठीक है। अच्छा, अब आगे की जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो हो सकता है ये धन ऋण ऐसे न दिया, बस केवल ऐसे ऐसे, केवल ऐसे ऐसे। तो अब बच्चे अपने दिमाग से समझ लेंगे। पहली बात, वैद्युत क्षेत्र हुआ चाहे वैद्युत रेखा हो, बिना किसी आवेश के उत्पन्न हो सकता है क्या, क्षेत्र नहीं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत बल रेखा है, तो कोई यहाँ पर आवेश होगा, ठीक है। बिना आवेश के तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब क्योंकि बल रेखा की दिशा उस तरफ को सो है, तो कुछ यहाँ लिखा नहीं रहेगा, तो भी बच्चे समझ लेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखा की दिशा धन से दूर ऋण की ओर होता है। तो अपने मन में दिमाग में समझ लो कि धन आवेश इधर होगा, इसीलिए धन आवेश से दूर की तरफ जा रहा है, या ऐसे हो सकते इधर ऋण आवेश होगा तो धन से दूर ऋण की, या ऐसे कह दिया जाता आपको ऐसे, ऐसे है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, बच्चे समझ लेंगे कि अब वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो या तो इधर धन होगा, धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से दूर ऋण की। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ तो हमने धन अलग और ऋण अलग, अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अगर कहीं पर धन और ऋण आवेश दोनों रखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, वैद्युत बल रेखा कैसा होगा। देख
जैसे मान लो ये धन और इसी के बगल में ये माइनस भी लगा है, धनावेश भी है ऋणावेश भी। और ये आप बुक खोलोगे तो बुक में दोनों फिगर मिलेंगे, धनावेश है। अब इसके कारण पर रेखा खींचना, अब आप ये दिमाग में रखो कि ये आवेश नहीं है, ये आवेश नहीं है, केवल इसके कारण अगर बल रेखा खींचना है तो ठीक है, बल रेखा खींचना हो टेस्टिंग चार्ज ले लो, स्वतंत्र रूप से रख देना। अगर यहाँ पे धन की जीरो रखे, धन की जीरो, धन रखेंगे, धन क्या करेगा पत्थर सब, ये इधर जाएगा। अगर ये नहीं होता तो ये पॉजिटिव इस टेस्टिंग चार्ज को दूर भगाता, लेकिन अब यहाँ पे ये ऋणावेश भी रखा है, तो ये बिल्कुल अपने दूर ना भगा के ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज टेस्टिंग चार्ज को जो धन क्यू जीरो है, तो धन क्यू जीरो को थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा सा आकर्षित करेगा। तो यहाँ से ऐसे बिल्कुल दूर ना जाके थोड़ा सा ये वक्त क्या होगा, ऋण की तरफ ऐसे मुड़ जाए। एक और चीज देते हैं, ये नहीं होता, मान लो यहाँ टेस्टिंग चार्ज रखे तो धन से दूर इधर, लेकिन यहाँ माइनस रखा है, तो बिल्कुल ऐसे ना जाके इस टेस्टिंग चार्ज को, परीक्षण आवेश को ये ऋण क्या करेगा, थोड़ा खींचेगा, तो इधर ना जाके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाए। ठीक, ये फिगर में और डिटेल इसका बना हुआ है बुक में। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखो, अगर एक धन एक ऋण रहेगा तो आप देखोगे ना बुक मिलेगा वक्र इस टाइप से नीचे, ठीक है ना, ऐसे धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ। अब मान लो अगर दोनों धन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तब क्या होगा, ठीक है, टेस्टिंग चार्ज रखो। अगर ये नहीं होता तो ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करता, लेकिन एक प्लस और है तो ये इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, तो जो इसमें इधर झुक रहा था तो इसमें इधर ना झुक के थोड़ा सा इस तरफ झुक, ठीक है। अब यहाँ पे कर रखेंगे तो अगर ये नहीं होता तो दूर जाता, ये भी प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसे, तो बुक में बना होगा आपके ऐसे तमाम केस होते हैं इसमें। तो बल, अच्छा, इन बल रेखाओं के गुण भी है, ये सब बुक में लिखा होगा, तो इस पर थोड़ा थोड़ा बोल दे रहे हैं हम। वैद्युत बल रेखा हमेशा धन से निकलकर ऋण की ओर जाती है। दूसरा, ये वैद्युत बल रेखा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं। ये सब पढ़े हुए आपको पढ़ेगा, मुझसे देख लीजिएगा। तो अब हम लोगों का अगला पॉइंट होगा